नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। तो टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को संगठन ने तलब किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से 11 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, घटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। इंदौर से लापता हुई श्रद्धा तिवारी पति के साथ लौटी। इसके अलावा दिल्ली में भारी बारिश हुई है, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। 8 दिन की पुलिस रिमांड पर अनवर कादरी है। इसके अलावा परम सुंदरी ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेजर ध्यानचंद को नमन किया। इसके अलावा तेजस्वी यादव का बयान घोर निंदनीय और शर्मनाक है, सीएम धामी ने कहा है। और चलिए अब सीधे खबरों का रुख कर लेते हैं। तो देखिए, मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में भारत जापान पॉइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। मोदी ने कहा, जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है तो वही भारत टैलेंट का पावर हाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट ही नेतृत्व कर सकते हैं। मोदी ने कहा, भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मोदी से पहले जापान के पीएम इशिबा ने कहा कि भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक दूसरे के लिए बने हैं। बतौर प्रधानमंत्री यह मोदी की 8वीं जापान यात्रा है। स्थानीय कलाकारों ने टोक्यो के होटल में उनका गायत्री मंत्र से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी यहां 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। उन्होंने रवाना होने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि इस दौरे का मकसद भारत और जापान के बीच खास रणनीतिक और ग्लोबल साझेदारी को मजबूत करना है। जापान के बाद मोदी 31 अगस्त को चीन पहुंचेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी जापान दौरे पर है। पीएम मोदी 8वीं बार जापान यात्रा पर है। भारत जापान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी लगातार जो है वो जापान का दौरा भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक भी है। तो देखिए, पीएम मोदी जापान दौरे पर है। पीएम मोदी की ये 8वीं जापान यात्रा है। भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक, जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है, पीएम मोदी ने कहा, और भारत टैलेंट का पावर हाउस है। तो पीएम मोदी का ये 8वीं बार है जो वो जापान के दौरे पर है और बैठक को पीएम मोदी ने संबोधित किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी जापान दौरे पर हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली देने के मामले में पटना में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का ये मामला है। बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बवाल हुआ। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। वो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पार्टी के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बवाल के बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। 30 मिनट चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को सड़क से हटाकर जाम खुलवाया। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी की माताजी के लिए अपशब्द बोलकर कांग्रेस ने सबसे घृणित काम किया है। आपको बता दें, जिस प्रकार की राजनीति राहुल गांधी ने शुरू की है, वह हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी। ये आज से रही है। नरेंद्र मोदी जब से पीएम बने तब से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को गालियां दी है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा,
सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। तो नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि ये घटना अत्यंत अशोभनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। पीएम को गाली देने के मामले में दरभंगा पुलिस, आपको बता दें कि दरभंगा पुलिस ने गुरुवार देर रात, तो देखिए मोहम्मद रिजवी पिकअप ड्राइवर है, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई है और इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हैं। और खबर रायपुर से है, जहां बिहार में हुई अभद्र टिप्पणी पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट का लिखा, इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना कांग्रेस और आरजेडी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करना। प्रधानमंत्री 18 घंटे रोज काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र को लेकर चल रहे हैं। देश और बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो देखिए बिहार में हुई अभद्र टिप्पणी पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माताजी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दी है, कई बयान सामने आए हैं और इसी कड़ी में सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर जो है इस अभद्र टिप्पणी की घोर निंदा सीएम विष्णुदेव साय ने की है। आपको जानकारी दे दें, सीएम विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर है और इसी बीच जब ये मामला सामने आया तब सीएम विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। और आपको बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट का लिखा है कि इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना कांग्रेस और आरजेडी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करना। प्रधानमंत्री 18 घंटे रोज काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र को लेकर चल रहे हैं। देश और बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो देखिए सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। बिहार में पीएम मोदी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी के नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, बयान सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इस अभद्र टिप्पणी को लेकर एक पोस्ट साझा की और उस पोस्ट में सीएम साय ने इस अभद्र टिप्पणी को घोर निंदनीय बताया। साथ ही उन्होंने लिखा कि इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना कांग्रेस और आरजेडी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करना। दिनों बिहार के अंदर कांग्रेस और आरजेडी के राजनीतिक मंच में इस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। ये कांग्रेस और आरजेडी की ओछी राजनीति को दर्शाता है और कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करने का। उसको फिर से एक बार कांग्रेस और आरजेडी ने चरितार्थ किया है। हम कांग्रेस और आरजेडी के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे देश के लिए 140 करोड़ भारतवासियों के लिए रात और दिन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इसको मूल मंत्र मानते हुए काम करते हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कभी भी बिहार की जनता, इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस और आरजेडी को आने वाले विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता अवश्य सबक सिखाएगी। पिछले दिनों बिहार के अंदर
और देखिए, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मेजर ध्यानचंद को नमन किया है। तो देखिए, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती है और आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। और इसी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और मेजर ध्यानचंद को नमन किया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मेजर ध्यानचंद को नमन किया है। आज मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती है। आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और इसी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट कर मेजर ध्यानचंद को नमन किया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज 120वीं जयंती है और इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन किया है। जहां जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म परम सुंदरी आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म की कहानी दिल्ली के लड़के परम और केरल की लड़की जानवी कपूर की है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है। फिल्म में दक्षिण भारत और उत्तर भारत की संस्कृति को बखूबी दर्शाया गया है। फिल्म के रिलीज से पहले दोनों ने फिल्म का जमकर प्रमोशन किया था और आए दिन दोनों के प्रमोशन के दौरान निराले अंदाज दर्शकों के बीच फेमस हो रहे थे और दर्शकों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। रिलीज के बाद भी पहले दिन फिल्म के अच्छे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म को पहले दिन अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं और सोनू निगम द्वारा गाया गया गाना परदेसिया पहले ही काफ़ी फेमस हो चुका है और आने वाले हफ्तों में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल दिखा पाती है, अब ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए, परम सुंदरी ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी है। दक्षिण और उत्तर भारत की संस्कृति की अनूठी झलक इस फिल्म में देखने को मिल रही है। तो परदेसिया गाना पहले ही दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो चुका है। तो देखिए, परम सुंदरी रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के बाद अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये फिल्म कितना कलेक्शन कर पाती है। हालांकि फिल्म रिलीज होने से पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर ने जमकर प्रमोशन भी किया है फिल्म का। लगातार उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे थे, उनका अलग अंदाज देखने को मिल रहा था और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर परम सुंदरी लोगों के दिलों में कितनी जगह बना पाती है। और हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर में भारी बारिश के बीच मणिमहेश यात्रा पर निकले 11 श्रद्धालुओं की लैंडस्लाइड में मौत हो गई है। मृतकों में 3 पंजाब, 1 उत्तर प्रदेश और 5 चंबा के रहने वाले हैं। 2 लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। अधिकारियों के अनुसार लोगों की मौतें पहाड़ से पत्थर गिरने और ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। भरमौर में करीब 3000 मणिमहेश श्रद्धालु फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले सप्ताह लैंडस्लाइड में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, 9 लापता हो गए थे। दूसरी तरफ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल जिले में बीती रात बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई है, 3 लापता है। अधिकारियों ने बताया कि लैंडस्लाइड के कारण लगभग 30 से 40 परिवार मलबे के ढेर में दब गए और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपको बता दें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और पुलिस की टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार राहत बचाव कार्य चला रही है। युद्ध स्तर पर जो है राहत बचाव कार्य जारी है। बागेश्वर जिले रुद्रप्रयाग के जखोली में मकान ढहने से एक महिला की मौत हो गई। 4 नेपाली और 4 स्थानीय सहित 8 मजदूर मलबे में दबे हैं। आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में 70
से ज्यादा लोगों को मलबे में फंसे हुए थे, जिन्हें निकाला गया। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर है। रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। चमोली में भी कई परिवारों के मलबे में फंसने की आशंका है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से तबाही मची हुई है। चंबा के भरमौर में 11 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 11 श्रद्धालुओं की लैंडस्लाइड में मौत हुई है। पत्थर गिरने और ऑक्सीजन की कमी मौत की वजह बताई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी है। रुद्रप्रयाग में मलबे में 70 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। और 23 अगस्त को इंदौर से लापता हुई 22 साल की श्रद्धा तिवारी लौट आई है। वह अपने पति के साथ इंदौर के एमआईजी थाने पहुंची। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। पुलिस को बीते दिनों पता चला कि श्रद्धा मंदसौर में है और उसका अपने माता पिता से संपर्क हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया कि परिजन द्वारा डांट फटकार लगाए जाने से वह नाराज थी। इसी नाराजगी में वह घर छोड़कर निकल गई है। श्रद्धा के पिता ने पुलिस के सामने कहा, लड़की भागी किसी और के लिए थी, बीच में किसी और की एंट्री हुई। इस केस में कई एंगल है, अभी जांच होनी चाहिए। मेरी बेटी को फंसाया गया है। लड़की अगर 10 दिन बाद कह देती है कि अगस्त को लगभग 2:30 बजे के करीब श्रद्धा उर्फ आयुषी जो तिवारी है, वो एमआईजी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, वो अपने घर से बिना बताए कहकर चली गई थी। तो आज सुबह श्रद्धा तिवारी जो है, उससे जब वो आई और उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया था कि सार्थक ने मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो फिर रेलवे स्टेशन से चली गई और फिर वहाँ उसके बाद उसका मित्र उसको करण मिला और करण के साथ वो उसने जो मंडलेश्वर जो महेश्वर के पास जाकर उसने शादी कर ली है। अभी फिलहाल उसके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी उससे सिर्फ पूछताछ की जा रही है, तो अपनी स्टेटमेंट नोट डाउन करा रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनके मोबाइल में या करण के मोबाइल में अगर इस तरह की कोई शादी की है तो फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स होंगे। सबसे पहले ये जो बता रही है वो मैंने आपको बताया। अब हम पूरे स्टेटमेंट लेके फिर उनको वेरिफिकेशन करेंगे। और खबर भोपाल से है, जहां भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को संगठन ने तलब किया है। भिंड कलेक्टर से अभद्र व्यवहार के मामले में संगठन ने भोपाल तलब किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से मुलाकात की। संगठन ने विधायक के व्यवहार को गंभीर मानते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी दी और कहा कि अगर आपका व्यवहार पार्टी लाइन के विपरीत है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं होगा। तो देखिए, भिंड कलेक्टर और विधायक विवाद मामले में एमएलए नरेंद्र सिंह कुशवाहा को संगठन ने तलब किया। कलेक्टर से अभद्र व्यवहार को गंभीर बताया और कहा कि आपका व्यवहार पार्टी लाइन के विपरीत है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं होगा। एमएलए नरेंद्र सिंह कुशवाहा को संगठन ने फटकार लगाई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून के परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय खेल दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और खेलो इंडिया तथा फिट इंडिया जैसे अभियानों ने युवाओं को नई दिशा दी है। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में नई खेल नीति लागू की गई है और समाप्त हो चुके खेल कोटे को पुनः प्रारंभ कर 4% आरक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में भी सेवायोजित किया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन कर 103 पदक हासिल किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की शुरुआत होगी। लक्ष्य है कि उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी पहचान दिलाई जाए। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय खेल दिवस की उत्तराखंड के समस्त युवा साथी खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, देश के हमारे खेल प्रेमियों खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूं। मैं समझती हूं कि राष्ट्रीय खेल दिवस के आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जो कार्य एक हम लोगों का संकल्पित था कि हमारे 30th नेशनल गेम में हमारे जितने मेडलिस्ट हैं उनको सम्मान देना, उनको नगद इनाम धनराशि देना, आज लगभग 16 करोड़ की धनराशि उन लोगों को दी गई है जो 30th नेशनल गेम में मेडल लेकर आए। और इसी प्रकार से हमारे 2024-25 तक में नेशनल जो हुआ
उसके पदक विजेताओं को नगद इनाम धनराशि मिली। इसके अलावा जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं उसके भी हमारे जो मेडलिस्ट हैं तो सबके पदक विजेताओं को आज सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन करने में भी हम सक्षम हुए हैं। अभी हाल ही में हमने देश की एकमात्र ओलंपिक स्टैंडर्ड हिमाद्री आइस रिंक का जीर्णोद्धार किया है। इस आइस रिंक में खिलाड़ियों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी का परिणाम है कि हाल ही में इस आइस रिंक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो न केवल हमारे राज्य के लिए गौरव का विषय है बल्कि भारत में शीतकालीन खेलों के नए युग का सूत्रपात करने का भी एक मील का पत्थर साबित हुई है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां चमोली में देवाल के मोपाटा गांव में बादल फटने से कोहराम मच गया है। तारा सिंह और उनकी पत्नी लापता है, जबकि विक्रम सिंह और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। 15 से 20 मवेशियों के दबने की आशंका है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। प्रशासनिक टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। तो देखिए, चमोली के मोपाटा गाँव में बादल फटा है, 2 लोग लापता है तो 2 घायल है। ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। राहत बचाव में टीम जुटी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। धामी ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपनी तथाकथित यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माताजी का जिस तरह अपमान किया है वह घोर निंदनीय और शर्मनाक है। सीएम धामी ने इसे सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि बिहार की गौरवशाली संस्कृति और परंपरा का भी अपमान बताया। उन्होंने कहा कि राहुल और तेजस्वी को अविलंब देशवासियों और बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। धामी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन इस तथ्य को हजम नहीं कर पा रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना और विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति की भाषा को अभद्रता। तो देखिए, कांग्रेस और आरजेडी की अभद्र टिप्पणी पर बीजेपी लगातार हमलावर है और तेजस्वी यादव का बयान घोर निंदनीय और शर्मनाक है, ये कहना है सीएम धामी का। जिस प्रकार से 2 शहजादों ने उनके मंचों से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। यह कुकृत्य न केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान है बल्कि बिहार की गौरवशाली संस्कृति का और परंपरा का भी तिरस्कार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस शर्मनाक कृत्य के लिए बिहार और देशवासियों से अविलंब इसमें माफी मांगनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस और आरजेडी तथाकथित ईडी गठबंधन को यह हजम नहीं हो पा रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना और जनता ने उन्हें अपने दिलों में स्थान दिया, जिसने पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने संघर्ष और परिश्रम से गरिमामयी जीवन जिया। पुण्य आत्मा माताजी के देवलोक गमन के बाद उनका इस तरह से अपमान करना भारत की महान संस्कृति और परंपरा में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। और खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से अल्मोड़ा के मानंदा देवी मेला 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अल्मोड़ा वासियों सहित समूचे प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह मेला हमारी लोक आस्था, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला हमारी संस्कृति की पहचान है। अल्मोड़ा वासियों सहित प्रदेशवासियों को सीएम धामी ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 2026 में आयोजित होने वाली मानंदा
राजजात यात्रा को भव्य रूप में मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। सीएम धामी ने कहा कि 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली इस यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने में हमारी सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के पुनरुत्थान का अमृतकाल चल रहा है। हमारी धार्मिक धरोहरों को जिस प्रकार संवारा जा रहा है उसे शब्दों में प्रकट करना कठिन है। पीएम के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश सरकार भी उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण और हमारी पहचान को सुरक्षित रखने हेतु दृढ़ संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। और सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रही IND24 के साथ। नमस्कार।